उत्तराखंड एलटी एकेडमिक एप्टीट्यूड में आज हम यूनिट 4 का मैराथन करने वाले हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन का ये सेट है और इसके माध्यम से आपका यूनिट 4 की जो तैयारी है काफी अच्छे से होगी। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिग्निफाइज कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही शिक्षण पद्धति का होना, सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक ही सुविधाएं होना, या सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक ही विद्यालय होना, समान और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग विद्यालय होना। तो देखिए, जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है इंक्लूजन। नॉर्मल बच्चे हैं और जो स्पेशल बच्चे हैं एक ही स्कूल में उनका इंक्लूजन, ये सभी बच्चे साथ में मिलकर पढ़ें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा, क्या होगा, सी, हैविंग द सेम स्कूल फॉर नॉर्मल एंड डिफरेंटली एबल स्टूडेंट, की सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक ही विद्यालय होना। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु आर द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, की प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता कौन होते हैं। दोज हु आर वेरी गुड एट स्टडी, की जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, जो अपने परिवार में सबसे ज्यादा शिक्षित हों, या जो एक ही कक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण होते हैं मतलब फेल होते हैं, या जो अपने खानदान में अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय में पढ़ने गए हों। तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर कौन होते हैं, तो देखिए फर्स्ट जनरेशन लर्नर वो होते हैं कि जो अपने पूरे परिवार में, ठीक है, अपनी पूरी खानदान में पहली बार उन्होंने स्कूल का मुंह देखा हो, स्कूल गए हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर या प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता हम उनको कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि यह ऐतिहासिक कानून उन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन का प्रयास करता है जो विकलांगता के क्षेत्र में दूसरों की तुलना में कहीं अधिक हाशिए पर हैं, मतलब बिल्कुल ही पिछड़ गए हैं। तो कौन सा कानून है जो उनके अधिकारों की रक्षा करता है। द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, या द 10th प्लान, जो 10th 5 ईयर प्लान था 2002 से 7 तक, या एनसीएफ 2005, या सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्र न्यास अधिनियम। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या पूछा है कि राष्ट्र न्यास ने उपलब्ध सहायक उपकरणों के प्रदर्शन के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र की स्थापना की, जिसे क्या कहा जाता है। द नेशनल ट्रस्ट हैज स्टेबलाइज्ड अ नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर डिस्प्ले ऑफ अवेलेबल असिस्टिव डिवाइसेस इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिव्यांग जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी जरूरतों के हिसाब से जो अलग अलग टूल्स हैं, जो सामग्री हैं, तो यहाँ पर उस चीज की व्यवस्था की जाती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, ठीक है, लाडली स्कीम, शक्ति, संभव, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर सी, संभव। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में क्या पूछा गया है कि सिनेटिक्स किस श्रेणी के बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। सिनेटिक्स इज द मेथड यूज्ड फॉर क्रिएट कैटरिंग टू विच कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन, तो किस कैटेगरी के बच्चों के लिए है। बैकवर्ड चिल्ड्रन, जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं, या रिटार्डेड चिल्ड्रन, मंदबुद्धि बच्चे, या क्रिएटिव चिल्ड्रन, रचनात्मक बच्चे, या गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चे। तो किस तरह के बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि है, क्या है इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रिएटिव चिल्ड्रन, रचनात्मक बच्चे। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि द अपेक्स अथॉरिटी टू डेवलप, रिकॉग्नाइज एंड रेगुलेट द कोर्स करिकुलम ऑफ स्पेशल एजुकेशन, कि विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रम को विकसित करने, मान्यता देने और विनियमित करने के लिए सर्वोच्च संस्था या प्राधिकरण कौन है। एनसीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आरसीआई है, या नैक है, कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आरसीआई, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। स्पेशल जो हम बच्चों की बात करते हैं ना, उनसे रिलेटेड एजुकेशन है, ठीक, करिकुलम है, इंस्टीट्यूशन को चाहे सर्टिफाई करना है, तो इस सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी है, आरसीआई की है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है कि मांसपेशियों पर खराब नियंत्रण, कमजोरी और थकान
चलने, बात करने, बोलने में कठिनाई, चीजों तक पहुंचने में कठिनाई, जटिल या यौगिक जोड़-तोड़ करने में कठिनाई, किससे संबंधित है? मतलब ऐसे बच्चे जो दुबले-पतले बिल्कुल होते हैं, ठीक से चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, ठीक से बोल नहीं सकते, मतलब शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर होते हैं, ठीक है? चलने, बोलने, हर चीज़ में उनको दिक्कत होती है, तो इस तरह के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है? विजुअल इम्पेयरमेंट की दृश्य हानि, जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, या संज्ञानात्मक हानि, सोचने, समझने, याद करने, इन चीज़ों में उनको दिक्कत होती है, मतलब मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, या लोकोमोटर डिसेबिलिटी, गति संचालन विकलांगता। तो देखिए, जो बच्चों को, जिनको चलने, फिरने, बोलने, इन चीज़ों में कठिनाई होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, गति संचालक विकलांगता। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि संज्ञानात्मक विकलांगता वाले बच्चों में हो सकता है, क्या हो सकता है? अ चाइल्ड विद अ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में हैव, क्या हो सकता है? मेमोरी प्रॉब्लम, अवेयरनेस प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, या सभी। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ना कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, मतलब इस तरह की डिसेबिलिटी जो दिमाग से संबंधित हो, ठीक है, तो उसमें मेमोरी भी आ जाती है, अवेयरनेस प्रॉब्लम भी आ जाती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, क्योंकि सोचना समझना, जो समस्या समाधान है, उसी का तो एक हिस्सा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबव, सभी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? पोलियो, सूखा रोग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किस प्रकार से मतलब किस विकार से जुड़े हुए हैं? पोलियो, रिकेट्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आर एसोसिएटेड विथ डिसऑर्डर, किससे? लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, स्पेशल डिसऑर्डर, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, या सभी से? किससे जुड़े हुए हैं? ठीक है, राइट आंसर क्या है? तो देखिए, हम उन बच्चों को देखते हैं ना, चाहे जिनको पोलियो हो, सूखा रोग हो, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, तो ऐसे बच्चे चलने फिरने में उनको तकलीफ होती है, ठीक से बोल नहीं सकते, हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते, तो इस तरह की जो डिसेबिलिटी है, हमने अभी बात की थी, किसमें आता है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आता है। क्वेश्चन नंबर 10, आइडिया स्टैंड फॉर, कि आइडिया का मतलब क्या है? इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशन एक्ट, या इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट एक्ट, क्या है? आइडिया का पूरा नाम क्या है? तो आइडिया का पूरा नाम क्या है? इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्या पूछा है कि CWSN का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? चिल्ड्रन विद सिंगल नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद स्ट्रॉन्ग नीड, या क्रिएचर विद सॉफ्ट नीड, क्या है इसका पूरा नाम? CWSN। तो इसका जो हम इसको प्रयोग करते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, मतलब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, NIVH इज कंसर्न विद चिल्ड्रन हु आर, कि NIVH उन बच्चों से संबंधित है। तो जो NIVH एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है, किससे संबंधित है? जो बच्चे सुन नहीं सकते, जो बच्चे देख नहीं सकते, जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग हैं, या स्लो लर्नर, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, तो किसके लिए है NIVH, किससे संबंधित है? तो देखिए, यहाँ पे आंसर तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जब हम NIVH की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे बीच में वी आ रहा है, ठीक है। अब जब हम दिव्यांगता के संदर्भ में वी की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है विजुअल, ठीक है। तो इससे मिलता हुआ आंसर क्या है? बी, विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब दृष्टिबाधित बच्चे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप जो है, ठीक है, तो किससे संबंधित है? जो बच्चे देख नहीं सकते। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है कि औसत बच्चों का बुद्धि लब्धि गुणांक क्या है? आईक्यू लेवल क्या होता है एवरेज बच्चों का? ठीक है, क्या होता है? 50 टू 70, 90 टू 109, 110 टू 120, या 70 टू 79? राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, 90 टू 109। एक एवरेज जो चिल्ड्रन है उसका आईक्यू होता है इतना, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ASD स्टैंड फॉर, कि ASD का पूरा नाम क्या है? ऑटिज्म स्पेशल डिसऑर्डर, ऑटिज्म सिंड्रोम डिसऑर्डर, ऑटिज्म सिस्टम डिसऑर्डर, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्या है इसका पूरा नाम? ASD क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है कि आईडीसी, ठीक है, जो आईडीसी जो स्कीम है, जो स्पेशल बच्चों के लिए, एक कब लॉन्च की गई थी? इन विच ईयर
was the integrated education for disabled children? इसका पूरा नाम भी याद कर सकते हैं आप, IEDC मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अब जब हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन मतलब क्या है कि जो नॉर्मल स्कूल होता है ना, उसमें जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको भी उसमें एडमिशन दे दिया जाए। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब यही होता है कि नॉर्मल स्कूल में जो स्पेशल बच्चे हैं उसको एंट्री दे दी जाए। ठीक है, तो आईडीसी जो ये स्कीम है कब लॉन्च की गई? 1966 में, 74 में, 1992 में या 2002 में? क्या आंसर है इसका? राइट आंसर है 1974 में आईडीसी स्कीम आई। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या पूछा है? IEDSS स्कीम कब लॉन्च हुई? ठीक है, इन विच ईयर वाज द इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज? तो ये जो स्कीम है डिसेबल्ड के लिए है, लेकिन किस स्टेज पर? सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो ये स्कीम कब लॉन्च हुई, किस ईयर में हुई? 2002 में हुई, 2005 में हुई, 2006 में हुई, 2009 में हुई? राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर इसका क्या है? 2009 में IEDSS स्कीम आई। ठीक है, मतलब ये जो डिसेबल बच्चे हैं उनकी हेल्प के लिए आई सेकेंडरी स्टेज पर, मतलब जब बच्चा 8 क्लास के बाद का जो स्टेज है उसके बाद के लिए बच्चों की सहायता के लिए स्कीम आई, जो दिव्यांग बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना MHRD, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसको अब हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना MHRD ने यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड और NCERT के साथ मिलकर दिव्यांग बच्चों के लिए विकसित की? तो कौन सी योजना विकसित की थी यूनिसेफ ने NCERT के साथ मिलकर? ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन 1974, या प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल 1987, या डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP 1994, या इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज 2009? तो जब हम बात करते हैं MHRD ने यूनिसेफ और NCERT के साथ मिलकर किस परियोजना पे काम किया, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड 1987। तो यहाँ पर आप इसको भी कर लेना कि प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, शॉर्ट में इसको हम कहते हैं PIED। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या पूछा है कि विच ईयर इज कंसिडर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, की किस वर्ष को दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है? तो किसको माना जाता है? 1989 को, 1986, 1981, 1990, किसको माना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? 1981। ठीक है, इसको क्या हम मानते हैं? दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हम इसको मानते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या पूछा है कि द टर्म डिसेबल्ड चिल्ड्रन रिफर्स टू, दिव्यांग बच्चों का तात्पर्य क्या है? ऑल चिल्ड्रन विद सेंसरी फिजिकल इम्पेयरमेंट, की संवेदी शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे, या भावनात्मक कठिनाई बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चे? तो इसमें सिर्फ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे आते हैं, मानसिक विकलांगता वाले बच्चे आते हैं, या दोनों आते हैं, या कोई नहीं आता? क्या आंसर इसका? राइट, तो राइट आंसर इसका है सी। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या पूछा है? द मेंटल हेल्थ एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया? तो किस वर्ष पेश किया गया? 1987, 88, 89, 90? राइट आंसर क्या है इसका? तो राइट आंसर इसका है ए, 1987। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या पूछा है? एन IQ रेंज ऑफ 20 to 35 would indicate what degree of retardedness, की 20 से 35 की IQ रेंज मंदबुद्धि की किस डिग्री को इंगित करती है? हल्के को करती है, माइल्ड, मॉडरेट को करती है, मध्यम, सेवर की करती है, गंभीर, या प्रोफाउंड, गहरा बिल्कुल? तो किसको करती है? राइट आंसर क्या है? तो जब हम 20 to 35 की बात करते हैं ना, तो ये आता है सेवरल में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणित से संबंधित सीखने की अक्षमता को परिभाषित करता है? फ्रॉम द फॉलोइंग विच टर्म डिफाइंस द मैथमेटिक्स रिटार्डेड लर्निंग डिसेबिलिटी? कौन सा है? डिस्टोफिया है, डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, या इनमें से कोई नहीं? तो जब हम मैथ से रिलेटेड डिसऑर्डर की बात करते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिसकैलकुलिया, हम उसको
कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्या पूछा है, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? डिसलेक्सिया इज एसोसिएट विथ मैथमेटिकल डिसऑर्डर, गणितीय विकार, रीडिंग डिसऑर्डर, पठन पठन विकार, या बिहेवियर डिसऑर्डर, व्यवहार संबंधी विकार, या मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक विकार। किससे संबंध है इसका? डिसलेक्सिया, जब डिसलेक्सिया की बात आती है ना, डिसकैलकुलिया का तो आप समझ गए कि वो मैथमेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन जब हम डिसलेक्सिया की बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है? रीडिंग डिसऑर्डर, पठन विकार। पढ़ने में बच्चों को दिक्कत होती है, शब्दों को पहचानने में, अक्षरों को पहचानने में दिक्कत होती है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर पूछा गया है, पीपल सफरिंग फ्रॉम डैश हैव ट्रबलिंग राइटिंग विद देयर हैंड, कि इस रोग से पीड़ित लोगों को हाथ से लिखने में परेशानी होती है। किस रोग से पीड़ित लोगों को हाथ से लिखने में परेशानी होती है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्टनिया, डिसकैलकुलिया। क्या है इसका राइट आंसर? ए बी सी डी। क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या है? डिसग्राफिया। ठीक है, इससे पीड़ित लोगों को हाथ से लिखने में परेशानी होती है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या पूछा है, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड, कि मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता को क्या कहा जाता है? मतलब बच्चा ना ठीक से बैठ पाता है, ठीक से कूद नहीं पाता, ठीक से चल नहीं पाता, तो इस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल, कि उसके हाथ पैर मतलब कूदने में, बैठने में, चलने में उसको जब दिक्कत होती है अपनी उम्र के हिसाब से, जैसे बच्चों को देखते हैं ना, चलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, तो अगर बच्चों को इसमें थोड़ी दिक्कत होती है तो हम क्या कहेंगे, इस तरह के बच्चे किस रोग से पीड़ित हैं? मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता को कहा जाता है डिस्प्रेक्सिया, कहा जाता है डिस्कैलकुलिया, कहा जाता है डिसलेक्सिया, कहा जाता है डिस्पेसिया, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए बी सी डी। तो इसे क्या कहा जाता है? डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, इन वर्ड्स को आप याद रखें। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, तो इसमें क्या पूछा गया है? ब्रेल पद्धति और टेप रिकॉर्डिंग का उपयोग शैक्षिक प्रावधान के रूप में किया जा सकता है किसके लिए? अस्थिबाधित बच्चे, जिनको मतलब अस्थि से संबंधित, हड्डी से संबंधित विकार होता है, श्रवण बाधित बच्चे जो सुन नहीं सकते, दृष्टि बाधित बच्चे जो देख नहीं सकते, और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे। तो देखिए यहाँ पर जब भी हम ब्रेले की बात करते हैं ना, ब्रेले मेथड, तो इसका संबंध उनसे होता है कि जो बच्चे देख नहीं सकते। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे क्या पूछा है कि यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि एससी और एसटी की सूची में किसे शामिल किया जाएगा, किसे नहीं किया जाएगा? किसके पास है अधिकार? पार्लियामेंट के पास, संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, या राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनके पास? तो ये राइट अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार है प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या पूछा है कि किस समिति ने 1991 में सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? किसने की थी? जोगेंद्र नाथ मंडल कमेटी ने, बीपी मंडल कमेटी ने, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी ने, या यूएन डेबर कमेटी ने? किसने की थी? राइट आंसर इसका क्या है? तो राइट आंसर इसका है बी, बीपी मंडल कमेटी ने। ठीक है, सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण के 27% आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी सिफारिश ने 1991 में की थी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे क्या पूछा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स मिशन सेटअप? कब हुआ? 1990 में हुआ, 1993 में, 1995 में, या 2004 में? राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर इसका है 2004। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या पूछा है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एसटी, एससी एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो एसटी, एससी और समाज के जो कमजोर वर्ग है उनकी शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है? आर्टिकल 51, 45, 19, 46? राइट आंसर क्या है इसका? तो राइट आंसर है आर्टिकल 46। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या पूछा है? जेंडर रिफर्स टू, जेंडर का तात्पर्य क्या होता है? व्यक्ति की जैविक और शारीरिक विशेषताएं होती हैं। महिलाओं और पुरुष के बीच में जो सांस्कृतिक सामाजिक भेद है वो होता है। लिंग के आधार पर वर्गीकृत भूमिकाएं, जिसमें
वर्गीकरण सामाजिक है ना कि जैविक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जब हम जेंडर की बात करते हैं ना, तो जेंडर का जो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक जो भेद होता है ना, संस्कृति के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम जेंडर कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किसी व्यक्ति की जैविक और शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित करता है, क्या करता है? डैश रिफर्स टू अ पर्सन्स बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है राइट आंसर? लिंग है, जेंडर है, व्यक्तित्व है, व्यवहार है, क्या है इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर यहाँ पर है लिंग, सेक्स, ठीक है। किसी व्यक्ति की जैविक और शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित करता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे क्या पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसजेंडर को तीसरे जेंडर का दर्जा कब दिया गया? मार्च 20 2014, अप्रैल 15 2014, जून 25 2014 या अगस्त 2014? तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है, बी है, सी है या डी है? तो राइट आंसर है अप्रैल 15 2014। ओके, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे क्या पूछा है कि किसके अंतर्गत ये विश्वास शामिल है कि महिलाएं कमजोर होती हैं और उन्हें शारीरिक कार्य करने के लिए पुरुषों की मदद की जरूरत होती है? तो जो इस तरह की जो सोच है वो किसके अंतर्गत आती है? जेंडर इक्वेलिटी में आती है, जेंडर बायसनेस में आती है, जेंडर स्टीरियोटाइप में आती है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इस तरह की जो सोच है ना कि महिलाएं कमजोर होती हैं और उन्हें शारीरिक कार्य के लिए पुरुषों की मदद लेनी पड़ती है, तो इस तरह की जो सोच होती है जेंडर स्टीरियोटाइप में, लैंगिक रूढ़िवादिता में आती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हेन वाज द मोनाल योजना या किशोरी शक्ति योजना KSY लॉन्च इन उत्तराखंड टू मेक 11 to 18 ईयर ओल्ड गर्ल फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग? कि उत्तराखंड में 11 से 18 साल की बालिकाओं को शारीरिक तथा मानसिक रूप से सबल बनाने हेतु मोनाल योजना या किशोरी शक्ति योजना कब शुरू की गई? कब शुरू की गई? अप्रैल 2011 में, 2012 में, 2013 में या 2014 में? कब स्टार्ट की गई ये योजना? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अप्रैल 2011 में ये योजना शुरू की गई। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे क्या पूछा है कि नंदा देवी कन्या योजना उत्तराखंड उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक सरकारी योजना है। तो ये योजना कब शुरू की गई? क्या योजना का नाम है? नंदा देवी कन्या योजना, ठीक है। कब शुरू की गई? 2008 में शुरू की गई, 2009 में शुरू की गई, 2010 में शुरू की गई या 2012 में शुरू की गई? ये योजना कब शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, बी, सी, डी। राइट आंसर इसका है बी, 2009 में योजना शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे क्या पूछा है कि उत्तराखंड बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना को और किन नामों से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम्स इज उत्तराखंड गर्ल्स एजुकेशन इंसेंटिव स्कीम 2014? इसको और किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन: उत्तराखंड फ्री बाइसाइकिल स्कीम, उत्तराखंड मुफ्त साइकिल योजना, और उत्तराखंड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर बाईसाइकिल, कि साइकिल के लिए उत्तराखंड वित्तीय योजना, वित्तीय सहायता योजना, या उत्तराखंड लड़कियों के लिए मुफ्त साइकिल योजना? किस योजना के नाम से इसको और जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? डी, इन सभी नामों से इस योजना को जाना जाता है। किस योजना को? उत्तराखंड गर्ल्स एजुकेशन इंसेंटिव स्कीम 2014। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे क्या पूछा है कि उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में भ्रूण हत्या पर रोक लगाने व कन्याओं के जन्म के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नंदा गौरा योजना किस वर्ष शुरू की? नंदा गौरा योजना, तो ये योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? ए, बी, सी, डी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? सी, 2017 में ये योजना शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, कि आउट ऑफ द बॉक्स सोच से संबंधित है, ठीक है। कुछ नया सोचना, कुछ हट के सोचना, तो किससे संबंधित है? कंसिस्टेंट थिंकिंग, सुसंगत सोच, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग, स्मृति आधारित सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अवसारी सोच, या
कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सोच, किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? आउट ऑफ द बॉक्स की हम बात करते हैं ना, इस तरह की थिंकिंग आती है क्रिएटिव थिंकिंग में, जिसका संबंध किससे? डाइवर्जेंट थिंकिंग से, अभिसारी सोच से। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्या पूछा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान अधिकतर किस प्रकार की जाती है, मतलब किन परीक्षणों के माध्यम से की जाती है? पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, इंटेलिजेंट टेस्ट या स्टडी हैबिट्स इन्वेंटरीज, किससे की जाती है? तो राइट आंसर क्या है? आईक्यू टेस्ट। ठीक है, इंटेलिजेंट टेस्ट से की जाती है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक विकलांगता का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? कौन सा है? डिसलेक्सिया है, सिजोफ्रेनिया है, मानसिक मंदता है, या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार है? क्या है राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या है? मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डनेस। ठीक है, जब हम बौद्धिक विकलांगता की बात करते हैं तो उसका संबंध किससे है? मेंटल रिटार्डनेस से। तो 42 में क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि जब बच्चों की बुद्धि IQ 130 या उससे अधिक होती है तो उसे हम किस प्रकार में बच्चों में शामिल करते हैं, किस कैटेगरी में शामिल करते हैं? जीनियस, इंटेलिजेंट, गिफ्टेड या डिफरेंटली एबल्ड? तो राइट आंसर इसका क्या है? ए है, बी है, सी है या डी है? तो राइट आंसर इसका क्या है? सी, गिफ्टेड। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारत में राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्था कहाँ स्थित है? ठीक है, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हैंडीकैप लोकेटेड इन इंडिया? कहाँ पर है? देहरादून में है, भोपाल में है, दिल्ली में है, सिकंदराबाद में है? तो राइट आंसर इसका क्या है? देहरादून है, भोपाल है, दिल्ली है, सिकंदराबाद है। तो राइट आंसर क्या है? सिकंदराबाद। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हैंडीकैप NIMH कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे क्या पूछा है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक कहाँ, एक जो संस्थान है कहाँ स्थित है भारत में? दिल्ली में है, चेन्नई में है, जयपुर में है, मुंबई में है? तो राइट आंसर इसका क्या है? तो राइट आंसर इसका है चेन्नई में ये संस्थान है। कौन सा? NIEPMD। ठीक है, जो इस संस्थान है कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्था कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, NIVH, ये कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है, दिल्ली में है, जयपुर में है, मुंबई में है? कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? देहरादून में ये स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे पूछा है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2015, मतलब एक कैंपेन कब आया था? 2015 में आया था। वो लॉन्च फॉर द विच डिप्राइव्ड ग्रुप ऑफ इंडिया, की सुगम्य भारत अभियान हिंदी में कहते हैं, भारत के किस वंचित समूह के लिए शुरू किया गया था? किसके लिए शुरू किया गया था? माइनॉरिटी ग्रुप, फॉर वुमेन, फॉर डिसेबल्ड या फॉर ट्राइबल कम्युनिटी? किसके लिए स्टार्ट किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? फॉर डिसेबल्ड, विकलांग, दिव्यांग के लिए ये शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2015 में। क्वेश्चन नंबर 47, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी सेलिब्रेटेड? कब? 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 5 दिसंबर या 16 दिसंबर? तो राइट आंसर इसका क्या है? ABCD। तो राइट आंसर इसका क्या है? 3 दिसंबर। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे क्या पूछा है कि किस निःशक्त जन अधिकार अधिनियम के तहत जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात माता एवं शिशु की देखभाल जैसे निवारक सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया? तो किस एक्ट में किया गया है? PWD एक्ट 1985, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हम बात करें। ठीक है, PWD एक्ट 1995, 1998, 2006 और राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो किस में ये किया गया? राइट आंसर क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है? तो राइट आंसर इसका क्या है? डी। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे क्या पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डज दीनदयाल दिव्यांग रिहेबिलिटेशन स्कीम प्रोवाइड, कि दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना किस प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाती है? एजुकेशन रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी, फाइनेंशियल रिलेटेड। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है
कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम 2016 के तहत कुल कितने प्रकार के विकलांगताओं को मान्यता दी गई थी? 18, 21, 22, 25। तो क्या है राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या है? 21। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन का एक सेट था जिसके माध्यम से हम यूनिट 4 के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 5 की बात करेंगे। तो आप सब अच्छे से तैयारी कीजिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।